नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ननन की मायके की लूट। शीला जी बिल्कुल रेडी होकर जैसे ही अपनी बेटी के साथ बाजार जाने लगी तो आंचल ने हैरानी से पूछा, मम्मी जी कहीं बाजार जा रही हैं क्या? शीला जी ने पलटकर तिरछी नजर डाली और बोली, बहू कितनी बार समझाया है, हम बाहर जाने लगे तो पीछे से टांग मत अड़ाया कर। और वैसे भी मैं अपनी बेटी के साथ चांदनी चौक जा रही हूँ शॉपिंग करने। तुझे इससे क्या परेशानी है? परेशानी कैसी मम्मी जी, बस मेरा भी मन था थोड़ा शॉपिंग करने का। दरअसल मेरी छोटी बहन की शादी है, आपको तो पता है, तो इस बार मैं भी एक स्टाइलिश महंगी साड़ी लेना चाहती हूँ। शीला जी ने भाव उठाते हुए बोला, अच्छा, अब मायके की शादियों में शाही ठाट दिखाने के लिए ससुराल के खर्चे करवाएगी? इतना दिखावे की जरूरत क्या है? अरे मम्मी जी, शादी कहीं की भी हो, इज्जत तो आप ही की बढ़ती है और हूँ तो मैं आपकी ही बहू। शीला जी तमतमाते हुए बोली, अरे शॉपिंग वॉपिंग बाद में भी होती रहेगी, पहले घर के काम पड़े हैं, वो निपटा ले। और सुन, तेरी ननद ने अपने गंदे कपड़े बाथरूम में फेंक रखे हैं, उन्हें धो देना। क्यों, क्या हुआ? गंदे कपड़े धोने से तुम्हें दिक्कत है? नहीं मम्मी जी, मैं कह रही थी सारे काम मिनटों में मैं कर देती हूँ, 10 मिनट तो रुक जाइए, मैं तैयार होकर आपके साथ चलूंगी। देख बहू, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पहले घर का काम खत्म कर फिर कहीं जाने की सोचना। और आज अमर भी ऑफिस से जल्दी आने वाला होगा, खाने पीने की भी तैयारी कर लेना। मम्मी जी, मेरे मायके में जब भी हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो हम सब भाभी का इंतजार करते हैं। अगर उनको कोई काम होता है और साथ साथ हम घूमते हैं, क्या आप मेरे लिए 2 मिनट ठहर नहीं सकती? अच्छा, तो आजकल मायके से ट्यूशन लिए जा रहे हैं, वहाँ जो होता है उसे यहाँ लागू मत करना। भाभी, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। पायल ने ओठ सिकोड़ कर तिरछी नजर से आंचल को देखा और तंज कसते हुए बोली, वैसे भी भाभी, आप यहाँ काम करने आई हैं या शॉपिंग घूमने फिरने के लिए? अरे, मैं तो मायके में आती हूँ कि सुकून के पल बिताऊंगी, यह नहीं कि तुम्हें भी साथ टांग कर घूमती रहूं और अपनी टेंशन बढ़ाऊं। मैं माँ के साथ ही शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तुम बस घर के काम के लायक हो तो वही करती रहो, हमें जाने दीजिए। हर बात में टोका टाकी करना आपकी आदत है। इतना कहकर पायल पर्स उठाकर अपने माँ के साथ अकड़ते हुए शॉपिंग पर निकल गई। उधर आंचल का चेहरा बुझ गया, दिल में कसक सी उठी, बहन की शादी है, काश वो भी अच्छे से अपने पसंद की शॉपिंग कर पाती। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, इसी वजह से वह सास के साथ जाना चाहती थी। पर आज फिर उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है। सास जाते जाते ठहर कर बोली, बहू सुनो, सारे काम अच्छे से निपटा लेना, और हाँ, फ्रिज में 4 दिन की मलाई जमा है, उसका घी निकाल लेना। ये नहीं कि हमारे जाते ही टीवी के सामने बैठकर मूवी में समय बर्बाद कर दो। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना। अमर की आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी, दोपहर 2 बजे ही घर आ गया था। आंचल उसे खाना परोसते हुए बोली, सुनिए जी, 2 हफ्ते बाद मेरी बहन की शादी है, मैं सोच रही थी आज आप जल्दी आ गए हैं तो मैं भी एक अच्छी सी साड़ी ले लूं। काफ़ी समय हो गया है ढंग की शॉपिंग किए हुए, न मेरे पास ठीक ठाक कपड़े बचे हैं, न गहने, न ही कोई पहनने लायक सैंडल। ऐसी हालत में अगर मैं शादी में जाऊंगी तो लोग तो मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। अमर ने बिना उसकी ओर देखे थाली से एक कौर उठाते हुए कहा, ठीक है, पहले चैन से खाना खा लेने दो, अभी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, फिर सोचता हूँ। करीब 1 घंटे बाद पायल ने फोन मिलाया। आंचल को फोन उठाने में देर हो गई तो पायल फोन पर चिल्ला पड़ी, क्या करती हो भाभी घर में बैठे बैठे? जी दीदी, मैं किचन में घी निकाल रही थी। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है, भैया को फोन दो। जी देती हूँ, पायल ने मीठी आवाज में कहा। हेलो भैया, सुनो, मैंने एक बहुत ही शानदार लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा पसंद किया है,
1 लाख का है, लेकिन रुपए थोड़ा कम पड़ गए हैं। मैं दुकानदार का स्कैनर भेज रही हूँ, जल्दी से पेमेंट कर दो, वरना लहंगा हाथ से निकल जाएगा। मेरे पास 20,000 है, 80,000 कम पड़ रहे हैं। प्लीज़ पैसे भेज दो, वरना यह लहंगा बिक जाएगा। 80,000 दीदी? यह सुनकर अमर हक्का-बक्का रह गया। अमर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी माँ शीला देवी फ़ोन अपनी बेटी से लेते हुए झल्लाकर बोली, अरे बेटा, बहन के लिए क्या सोच रहा है? थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र कर दे उसे, वो 1-2 दिन में तुरंत लौटा देगी। कोई तेरे पैसे लेकर भाग थोड़ी ना जाएगी। दामाद जी शहर के बाहर है और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अमर माँ की बात सुनकर चुप हो गया और आंचल सब समझकर भीतर ही भीतर तिलमिला उठी। आंचल रोकना चाहती थी, पर अमर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वो बोला, ठीक है, दीदी है, देना ही पड़ेगा। आंचल, वो 2-3 दिन में लौटा देंगी, और आपने कहा था मुझे शॉपिंग पर भी ले चलेंगे, उसका क्या? आंचल ने कहा। तो अमर बोला, फिर कभी ले चलूंगा। तो आंचल का चेहरा मुरझा सा गया। करीब 3 घंटे बाद जब शीला जी शॉपिंग करके लौटी, तो आंचल ने पूछा, मम्मी जी पैसे ले आई क्या? शीला जी चिड़चिड़ा गई, अरे पैसे क्या लेकर भाग रही है मेरी बेटी? हाय रे, आजकल की बहुएं। मैं शॉपिंग करके हड्डी हड्डी टूट कर घर लौटी हूँ। पानी का एक घुट पूछने की तमीज नहीं, उल्टा मुझसे ही सवाल जवाब कराने बैठ गई। सेवा सम्मान तो जैसे इसके संस्कारों में है ही नहीं। बहू, थक गई हूँ, जा पहले पानी का लोटा ला, फिर गरम गरम रोटी सेक। पायल शॉपिंग के बाद अपने ससुराल चली गई थी। आंचल गरम गरम रोटी बनाते हुए बोली, मम्मी जी, यह पहली बार नहीं है कि दीदी ने पैसे लिए हूँ। पिछली बार सैंडल के लिए 4,000 लिए थे, और फिर इम्पोर्टेड पर्स के लिए 10,000। न जाने कितनी बार कभी इस बहाने से, कभी शॉपिंग के नाम पर पैसे निकलवाए हैं। शीला जी तमतमा कर बोली, भाई है, थोड़े पैसे दे दिए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। अमर भी आंचल के हाँ में हाँ मिलाने लगा। तो इस महारानी ने तेरे कान भरने शुरू कर दिए। यह जब जुबान खोलती है तो जहर ही उगलती है। अमर, यही वजह है कि तू अपनी माँ से हिसाब किताब करने लगा है। मेरे बेटी को तो अपने वश में कर लिया, और तुझे भी जुबान आ गई। अमर एक पल के लिए रुक गया, और आंचल की आंखें भर आई, क्योंकि सवाल पैसे का नहीं, उसकी ज़रूरतों का भी था। हर बार उसे अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों का गला घोटना पड़ता था। आंचल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमर, तुम हर बार यही कहते हो कि शॉपिंग बाद में कर लेंगे। जब भी मैं कुछ मांगती हूँ, संयोग से उसी वक्त पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन दीदी को जब भी कुछ चाहिए होता है, वो बिना झिझक मायके चली आती हैं। माँ का हाथ पकड़कर सीधा बाजार निकल जाती हैं, और किसी न किसी बहाने से तुमसे पैसे निकलवा ही लेती हैं। कभी लहंगा, कभी सैंडल, कभी कोई नया फैशन। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर दर्द साफ झलक रहा था। शीला देवी ने गुस्से में खाने की थाली सरकाते हुए अमर को समझाते हुए कहा, देख बेटा, अगले महीने उसकी सालगिरह है। अगर वो थोड़ा महंगा लहंगा ले लिया तो इसमें बुरा क्या है? तू उसका बड़ा इकलौता भाई है, दे दिया तो क्या हो गया? गुस्से में कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बीत गए, पर पायल ने पैसे नहीं लौटाए, न ही उसका ऐसा कुछ इरादा था। फिर तीसरे दिन आंचल का पारा हाई हो गया। उसने तुरंत अपनी ननंद पायल को फोन मिलाया। दीदी, आपने लहंगे के लिए जो पैसे उधार लिए थे, अभी तक लौटाए क्यों नहीं? कब तक इंतजार करवाएंगी? मुझे भी महंगी साड़ी लेनी है। शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। यह सुनकर पायल तो जैसे आंख बबूला ही हो गई। ओहो, तुमसे 4 पैसे क्या उधार लिए, उसका भी मुद्दा बना डाला, और आज मुझसे हिसाब मांग रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत भाभी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो पैसे दबाकर बैठ जाऊं। सब लौटाऊंगी। पाई पाई कान मत खाओ। पर पायल इतने पर रुकी नहीं। उसने अपनी माँ शीला देवी को फोन लगाकर कान ऐसे भरे कि शीला देवी का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रुक बेटी, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। शीला देवी कमरे से बाहर आई और बरस पड़ी, बहू,
तू किस खानदान की पैदाइश है? अपनी ननद से हिसाब किताब मांग रही है। क्या वह तेरे पैसे निगल जाएगी या तेरे पैसों का बंडल लेकर भाग जाएगी? अरे वह गैर नहीं जो उससे पैसे मांग रही है, घर की बेटी है। मैंने कहा ना दे देगी, लेकिन तूने तो उसकी इज्जत भी नहीं छोड़ी। जो अब उसके ससुराल में फ़ोन घुमा दिए, उसके सास-ससुर क्या सोचेंगे? कैसी भाभी है? वह अमर की ओर मुड़ी। देख बेटा, ये तेरी बीबी है ना? इसके मायके में ज़रूर ऐसे ही झगड़े होते होंगे। बोलने की ज़रा भी तहज़ीब नहीं। बहू है या वकील, घर चलाना है, कोर्ट रूम नहीं खोलना। आंचल चुपचाप रसोई में खड़ी आंसू पोंछती रही और अमर बाहर बैठा सब सुनता रहा। दिल फट रहा था पर माँ से कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि माँ तो हर वक्त वही पुराना ताना उछाल देती थी। बीबी आ गई है, अब मेरा बेटा बदल गया, जैसे बहू नहीं आई हो, कोई जादूगरनी आकर उनके बेटे पर टोना टोटका कर गई हो। आखिरकार वह धीमे कदमों से माँ के पास आया। माँ, बस इतनी सी बात पर आप इतना भड़क क्यों गई? आंचल ने सिर्फ पूछा था कि दीदी पैसे कब लौटाएंगी, इसमें गलत क्या है? शीला देवी ने एक झटके में चाय का कप फेंकते हुए कहा, गलत? तेरी बीबी की नज़र हमेशा मेरी बेटी पर ही गड़ी रहती है। ईर्ष्या की आग में जल रही है वो। दो बातें सीख ली और खुद को घर की महारानी समझने लगी। अरे, बेटियों को देने से घर में बरकत होती है। कह दे उसे अभी के अभी मायके चली जाए, वहाँ यही तमाशा करे। सुन ले बहू, अगर इस घर की छत के नीचे सांस लेनी है तो अपनी औकात में रहना सीखो और मेरे बेटी के करीब आने की भूल भी मत करना। उससे जितना दूर रहोगी उतना ही घर में सुकून रहेगा, समझ गई? घर में तनाव का माहौल था। दूसरे दिन अमर जब ऑफिस से लौटा, बेटा अब देख, पायल की सालगिरह पर जाना तो है, कोई ढंग का गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। माँ हूँ, खाली हाथ थोड़ी न जाऊंगी बेटी के घर। समधी समधन जी, बच्चों और दामाद के लिए भी कुछ न कुछ स्पेशल लेना ही होगा। अमर ने पलट कर जवाब दिया, माँ 1 महीने पहले आपके आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है। फिर करीब लाख रुपए दीदी के लहंगा दिलाने में चले गए। घर का राशन, बिजली, दवाई, दूध, फल का इतना खर्चा तो है मेरे सर पर। अब इतने सारे गिफ्ट मैं एक साड़ी तक नहीं दिला पा रहा हूँ आंचल को। वह खुद मुंह फुलाकर बैठी है। आपकी मांगे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी सैलरी इतनी नहीं है, शीला देवी ने बहुत चढ़ाते हुए कहा। अरे, तेरी बीबी के पास पहले ही इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं और अगर नहीं है तो तू चिंता मत कर, मैं कह दूंगी अपनी बेटी पायल से, वो अपनी कोई अच्छी पुरानी साड़ी दे देगी, वही पहनकर शादी में चली जाएगी। कौन सा उसके मायके वाले बहुत हाई फाई सोसाइटी, सब सस्ती सी रद्दी साड़ियाँ ही तो पहनते हैं। उधर आंचल किचन में पराठा सेकते हुए सब सुन रही थी और हर शब्द उसके मन पर चोट कर रहा था। आंचल गुस्से में चूल्हा छोड़कर सब्जी की करछी जोर से पटकती हुई आंगन में आ गई। उसकी आंखों में आहत गुस्सा था। वह फट कर बोली, माँ जी, मैं किसी की उतरी हुई साड़ी नहीं पहनूंगी। अगर आप दिलाना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। शीला जी ने अकड़ कर गर्दन तिरछी करते हुए कहा, हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मायके जाना चाहती है तो जा, नहीं तो मत जा, तेरी मर्जी। तेरे मायके में तेरी बहन की शादी है, तेरा भाई तुझे कुछ नहीं देगा क्या? जा अपने घर जाकर मांग लेना महंगी साड़ी। मेरे बेटे पर क्यों बोझ डाल रही है? उन्होंने और भी घमंड से कहा, मुझे अपनी बेटी को सालगिरह के लिए महंगे गिफ्ट देना है तो मतलब देना है। उसके ऊपर और जिम्मेदारियां मत डाल और सुन, अगर नहीं देगी तो मैं तेरे गहने ही दे दूंगी। अब जा, मेरा दिमाग मत खा, काम कर रसोई में। बड़ी आई अकड़ दिखाने वाली, दीदी की उतरन साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे, उसकी एक साड़ी की कीमत सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। तेरी 10 साड़ियों के बराबर एक साड़ी की कीमत होती है उसकी। अमर तंग आकर बोला, माँ, फिर से तुम उसके पीछे पड़ गई। क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? पहले वो सारे पैसे दीदी से तो वापस आए जो मैं दे चुका हूँ, तभी मैं गिफ्ट वगैरह खरीद पाऊंगा। मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि हर महीने
इन खर्चों का पहाड़ उठाता रहूं। अगले महीने अपने बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। आंचल ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि दीदी पैसे समय पर नहीं लौटाएंगी। देख लीजिए, 1 हफ्ता हो गया, ना पैसे आए, न उनका कोई फोन और न उनकी कोई खबर। ऊपर से नई डिमांड पहले ही आ गई। शीला जी फिर भड़क उठी, तू चुप कर। क्या तेरे बाप के घर से पैसा लाकर मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ? उसकी भी अपनी जरूरतें हैं। तू बेवजह बात का बतंगड़ मत बना। सालगिरह मना रही है, इतना भव्य आयोजन कर रही है, तो खर्चे तो होंगे ही। हाथ तंग होगा उसका, इसीलिए देरी हो रही है, वरना पैसे सीधे तुम्हारे मुंह पर फेंक देती। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, कंजूस नहीं है मेरी बेटी, ना ही दूसरों के पैसों पर नजर रहती है उसकी। शीला जी ताना मार कर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर अपनी बेटी से बातें करने लगी। इधर आंचल ने कहा, देखो तो अमर, अपनी ही बहन से अपने ही पैसे मांगने में कितना वक्त लग रहा है। पार्टी के लिए पैसे तो हैं, दिखावे के लिए, मगर भाई के पैसे लौटाने की बात आते ही हर बार बहाना बन जाता है दीदी का। जबकि उन्हें मालूम है कि तुम्हारी आमदनी कम है, हाथ तंग है, फिर भी उसने दिल पर पत्थर रख लिया है। खैर, आंचल को बिना नई साड़ी खरीदे ही अपने घर की शादी में जाना पड़ा। पुराने कपड़े पहनकर मन भारी लिए मायके चली गई। थोड़े बहुत जो पैसे थे अपनी बहन के लिए शादी में तोहफा लेकर गई। उसकी भाभी और बहनें नई नई साड़ियां पहने हुए थी, जिसे देखकर आंचल का दिल भारी हो गया। पर वह क्या कर सकती थी जब हालात उसके पक्ष में नहीं थे। जब वापस लौटी तो उसकी ननद पायल मायके आई हुई थी। वह तीखे लहजे में बोली, क्या हुआ भाभी, नए साड़ी के सपने सब अधूरे रह गए? कुछ तो मिला नहीं आपके मायके से? पुराने कपड़ों में ही शादी अटेंड कर ली? कहते हुए वह खीखी करके हंसने लगी। वैसे मैं तो अपने सालगिरह के लिए तुम सबको इनवाइट करने आई थी। यह सब सुनकर आंचल का मन भीतर ही भीतर आग की तरह जल उठा। अब तो उसे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तभी शायद उनके उधार के पैसे मांगने की आदत सुधरे, वरना ये लोग हमेशा हमारे लिए मुसीबत बने रहेंगे। आंचल मन ही मन सोच रही थी, अब मैं माँ जी और बेटी को ऐसा सबक सिखाऊंगी, इन दोनों को उनकी नानी याद दिला दूंगी। रात के सन्नाटे में जब अमर कमरे में सो रहा था, आंचल ने धीरे से कहा, देखो, मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करना। दीदी को इस बार गिफ्ट में वही देना है जो मैं बोल रही हूँ, समझे? दोनों ने साथ मिलकर कुछ योजनाएं बनाई और अगले दिन सालगिरह समारोह के लिए वे दोनों तैयार होकर समय पर पहुंच गए। शीला देवी ने बेटे से पूछा, बेटा, बड़ा गिफ्ट लाया है ना? अमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, बहुत बड़ा गिफ्ट लिया हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे ना थोड़े न कटवाऊंगा। अमर ने हंसते हुए कहा। पर शीला जी को कुछ गड़बड़ी लग रही थी, पर क्या होने वाला था उन्हें तो नहीं पता था। सालगिरह की पार्टी शुरू हुई। पायल अपने पति के साथ महंगे भरे लहंगे पहनकर बड़े घमंड से इठलाती हुई चली आ रही थी। अपने भाभी आंचल को चुपते हुए ताने देते हुए बोली, तुम भाभी एक साड़ी के लिए कितना तरसती रह गई, और मैंने तो एक झटके में वही लहंगा ले लिया जिसे देख सबकी नजरें ठहर गई है। मेहमानों ने जोश से डांस किया, केक काटा गया, फिर गिफ्ट देने की बारी आई। जब शीला जी की बारी आई तो अमर ने एक बड़ा सा लिफाफा पकड़ा दिया। भैया, यह क्या है? कोई चेक है क्या इसके अंदर? वाह, मेरी लॉटरी खुल गई है। हाँ हाँ, बाद में ध्यान से देख लेना पायल। जब सारे मेहमान खा पीकर चले गए, केवल आंचल के भैया भाभी और ससुराल के लोग रुके हुए थे, तो पायल ने सोचा, चलो गिफ्ट देख लेती हूँ, देखूँ तो सही आखिर भैया ने कितने का चेक दिया है। पायल ने जब गिफ्ट खोला तो दंग रह गई। यह रही तुम्हारी पूरी उधार की लिस्ट। सैंडल के लिए 5,000, लहंगे के लिए 80,000 और पिछली बार के पर्स के लिए 10,000, और भी बहुत से खर्च हैं जो मैंने लिखे नहीं। सब कुछ साफ साफ लिस्ट में लिखा था। पायल ने कहा, यह कैसा गिफ्ट है भाभी? आंचल मुस्कुराती हुई बोली, दीदी, कैसा लगा ये आपका स्पेशल गिफ्ट? इसमें से आप 10,000
सालगिरह के गिफ्ट के लिए काट लो। बाकी जो पैसे भैया ने पहले दिए हैं उनकी भी धीरे धीरे वसूली कर लूंगी। शीला देवी का चेहरा उतर गया। गुस्से में वह आग की तरह भड़क उठी। अरे अमर, तू क्या सोचता है अपनी बहन को इस तरह हिसाब किताब दिखाकर? ये सब तेरे पैसे नहीं है। मेरे घर में रहकर तुम मुझसे ऐसे बातें करेगा? देख, मैं भी कम नहीं। तू समझ ले कि तेरी ये चालाकी के खेल मुझे हिला नहीं पाएंगे। आंचल ने मजबूती से कहा, मम्मी जी, अब वो दौर नहीं रहा जब आपकी मनमानी चले। आज हर कोई समझदार है और हर बात में हिसाब किताब मांगेगा। हम अपनी इज्जत और हक के लिए खड़े हैं, डरने वाले नहीं। बहुत धमका लिया आपने। शीला देवी तैस में बोली, ये कैसा बेहुदा हिसाब किताब ले आए हो तुम लोग? उसका गिफ्ट कहाँ है? अमर ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, माँ, हर बार लाखों रुपए देना मेरी औकात की बात नहीं। दीदी ने अब तक 1 रुपया तक वापस नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों न इस बार उसी रकम में से काट छाट कर हिसाब बराबर कर दूं। गलत क्या है इसमें? आखिर अब तो सिर्फ कुल 50,000 ही दीदी को अपनी जेब से देना पड़ेगा। माँ, आपको बेटी मोह की पट्टी ने आपको इतना अंधा कर दिया कि बहू घर में हर छोटी छोटी जरूरत के लिए भी तरसती रही और आपको उसकी तरफ दिखाई भी न दी। क्या इसी को कहते हैं एक सास का फर्ज? इतना सुनकर शीला देवी के चेहरे की सख्ती एक पल में ढह गई। अब उनके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। फिर आंचल बोली, और दीदी, वैसे भी 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। बाकी जो रुपए बचे हैं वो भी मैं उसी में से काट लूंगी। कोई नेग या तोहफा आपको रक्षाबंधन में नहीं मिलेगा। आपने तो एडवांस में पहले ही तोहफा खरीद लिया है। ऐसे चलता रहा तो 2-4 बार रक्षाबंधन और भाई दूज मिलाकर लगभग 2 सालों का तोहफा पूरा हो जाएगा और आपका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आपको पैसे लौटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका काम हमने आसान कर दिया। अब आपको पैसे लौटाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमने आपका बोझ हल्का कर दिया है। ना आपको बार बार बहाने बनाने पड़ेंगे, ना हमें हर दूसरे दिन फोन करके पैसे मांगने की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बस अब हिसाब बराबर। जब पायल की सास को पता चला कि पायल अपने ही मायके से उधार लेकर अपने बड़े बड़े शौक पूरा करती थी, तो उसकी सास तमतमाई बोली, आंचल बहू, तुमने बिल्कुल ठीक किया। बेटी हो तो अपने मायके की हालत समझनी चाहिए, न कि उधार लेकर अपनी शौक परस्ती पूरी करनी चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हम भी अपनी बेटियों को 2-2 लाख के लहंगे नहीं दिलाते। शीला जी, अपने ही अब बेटी को सिर पर इतना चढ़ा रखा है आपने कि उसे समझ ही नहीं रहा कि घर की इज्जत कैसे चलती है। अपनी ही भैया भाभी की आर्थिक हालत नहीं समझ पाई यह लड़की। पायल की सास ने तीर सा कटार छोड़ते हुए कहा, घर वाले किस तंगी से गुजर रहे हैं इसकी उसे रत्ती भर खबर नहीं। बस भाई को निचोड़कर अपने दिखावे के शौक पूरे करती रहती है। और यह कहाँ का रिवाज है कि भाई भाभी के पैसों से ऐश करे? ननद और भाभी एक एक चीज के लिए तरसती रहे। मैंने कितनी बार मना किया था कि सालगिरह पर फिजूल खर्च मत करो, पर नहीं, मैडम तो बस दुनिया को दिखाने में लगी रहती हैं। जिंदगी दिखावे से नहीं, समझदारी से चलती है। ये बात इसे कभी समझ ही नहीं आई। फिर उन्होंने आंचल की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन बहू, आज तुमने जो कदम उठाया है वह बिल्कुल सही किया है। हिसाब किताब सामने आ जाए तो बड़ी से बड़ी अकड़ भी घुटनों पर आ जाती है। सबके सामने जब पायल की पोल खुल गई कैसे वह अपने भाई को लूटती है, तो पायल की जुबान भी थरथरा गई और चेहरा शर्म से झुक गया। उसे उसी पल एहसास हो गया कि अगर मैं ऐसे ही पैसे उधार लेती रही तो भाभी मुझे यूं ही नहीं छोड़ने वाली। उसका दिखावे का गुब्बारा वहीं फूट गया। शर्मिंदगी इतनी गहरी थी कि उसी दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब पैसे मांगने की नौटंकी बंद कर दूंगी और जो बाकी रुपए उधार लिए थे वह भी कुछ ही दिनों में उसने धीरे धीरे से वापस लौटा दिए। दोस्तों,
किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो। वक्त आने पर वही इंसान हिसाब भी देना जानता है। दिखावे में जीने से घर नहीं चलता, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। गलतियों को रोकना जरूरी है, नहीं तो लोग उसे आदत बना लेते हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।